वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स टू अवर चैनल VRPICT। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैप्टर नंबर 4 यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक इसके मोस्ट IMP 25 MCQs डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 7 MCQs आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक atomic sentence is represented by propositional dash। तो atomic sentences का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? atomic sentences का मीनिंग होता है एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे I am विकास। ठीक है, इस तरह से मैंने एक सिंपल सेंटेंस रिप्रेजेंट किया, I am विकास। इस तरह का मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा। तो इस सिंबल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिंबल से, दैट इज P, Q, R, S, T। किसी भी सिंबल का यूज करके हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि टुडे इज रेनिंग, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको मान लीजिए मैंने Q से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई और एक सेंटेंस ले लो, उसे R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इस तरह से प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर सभी इंडिविजुअल एटॉमिक सेंटेंसेस को, मींस सिंगल सेंटेंसेस को सिंबल्स के थ्रू P, Q, R जैसे सिंबल से हम डोनेट यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रियल वर्ल्ड फैक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश विच कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक सिंबल्स जॉइंट विद कनेक्टिव्स। मीन्स क्या है? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैंने मान लीजिए एक P है एंड Q है, तो सिंबल P किसी एक एटॉमिक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q किसी दूसरे एटॉमिक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में मैं कोई कनेक्टिव यूज करूँ। कनेक्टिव मीन्स जैसे एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, इस तरह के कनेक्टिव्स अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? तो उसका आंसर आता है आपका वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज, WFF का आप यहाँ पे यूज करते हो। ये जो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बना है P एंड Q, P और Q, इसे हम कहते हैं वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक क्या होता है? ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंस के बीच में, ठीक है, सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है, वो लॉजिक है। तो लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरह के लॉजिक्स यूज करते हैं। एक होता है आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक और दूसरा है आपका यहाँ पर प्रेडिकेट लॉजिक। तो एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है और एक प्रेडिकेट लॉजिक है। तो हम यहाँ पे दो तरह के लॉजिक यूज करते हैं। पूरे चैप्टर में हम प्रोपोजिशन लॉजिक भी डिस्कस करेंगे एंड प्रेडिकेट लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। तो आंसर विल बी A एंड B बोथ। तो दो तरह के लॉजिक्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स के प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, जिसमें मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक सिंपल प्रोपोजिशन होता है, जिसमें क्या करेंगे हम कि सिंपल प्रोपोजिशन के अंदर जैसे मैं सिंबल्स का यूज करता हूँ P, Q, R, S, T, इस तरह से अगर मैं एटॉमिक सिंबल, सिंगल सिंबल से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ किसी सेंटेंस को, तो हम इसे कहेंगे सिंपल प्रोपोजिशन। लेकिन दो सिंबल्स के बीच में अगर मैं कोई कनेक्टिव यूज करता हूँ, जैसे कि P एंड Q, P और Q, P टेंड्स टू Q, इस तरह के कनेक्टिव्स अगर मैं दो सिंबल्स के बीच में यूज करता हूँ, तो हम उसे कहेंगे कि कंपाउंड प्रोपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन इन चारों सेंटेंस में से कौन सा नहीं है? तो हमें नहीं है वो फाइंड करना है। तो पहले 3 ऐसे आइडेंटिफाई कर लो कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वाला देखिए, इट इज रेनिंग एंड द
द विंड इज ब्लोइंग, तो इट इज रेनिंग जो है वो एक सेंटेंस है आपका P एंड द विंड इज ब्लोइंग इज योर सेकेंड सेंटेंस, और दोनों के बीच में एक कनेक्टिव यूज किया गया है दैट इज एंड ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P एंड Q। तो हम देख सकते हैं P एंड Q इज द कंपाउंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कंपाउंड प्रपोजिशन। अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, द मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज, तो ये आपका पूरा मान लेते हैं P से रिप्रेजेंट हो रहा है, इट इज नॉट, ये आपका Q हो गया, और दोनों के बीच में सेपरेशन के लिए यूज किया गया है और, तो P और Q इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ प्रपोजिशन। थर्ड अगर देखें तो ये कंडीशन आ जाती है आपकी इफ एंड देन वाली कंडीशन। तो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल बी रिवार्डेड, तो यू विल बी रिवार्डेड विल बी देयर इज सेकेंड सेंटेंस, इफ यू स्टडी हार्ड विल बी फर्स्ट सेंटेंस, और दोनों के बीच में टेंस टू की कंडीशन है। यहाँ पे जो टेंस टू की कंडीशन होती है उसमें P को हम लिखते हैं इफ कंडीशन, एंड टेंस टू के बाद जो है वो हमारी हो जाती है देन कंडीशन। तो इफ एंड देन कंडीशन आपकी इस सेंटेंस में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि C है वो भी कंपाउंड प्रपोजिशन है, तो आंसर विल बी D। तो D आपका डायरेक्टली आंसर हो जाता है, जो कि कंपाउंड प्रपोजिशन नहीं है। लेकिन बहुत बार इस MCQ को देखते हुए कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे एंड ऑपरेटर के थ्रू दो सेंटेंसेस को सेपरेट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा टोटल एक ही सेंटेंस है, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंपल प्रपोजिशन। तो ये डिफरेंस आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ CNF। तो CNF क्या है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में। तो कैनोनिकल फॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक हो जाता है आपका CNF और एक होता है आपका DNF। एक हो जाएगा आपका CNF दैट इज नोन एज द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एंड एक होता है DNF जिसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। CNF में क्या होगा कि दो क्लोजेस के बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोज 1 ले लिया और यहाँ पे क्लोज 2 ले लिया, और दोनों क्लोज के बीच में अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, और ये क्लोजेस जो होंगे वो और ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लोज और ऑपरेटर, सेकेंड क्लोज में भी क्या होगा और ऑपरेटर, लेकिन दोनों क्लोज के बीच में यहाँ पर यूज होगा एंड ऑपरेटर, तो हम उसे कहेंगे कि ये CNF है, कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब होता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना। वहीं पर डिसजंक्टिव की बात करेंगे तो डिसजंक्टिव का मतलब होता है और ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो सिंपल सी बात है, क्लोज 1 एंड क्लोज 2 के बीच में और ऑपरेटर वहाँ पे यूज होगा, जिसमें क्लोज 1 के अंदर एंड ऑपरेटर होगा, क्लोज 2 के अंदर एंड ऑपरेटर होगा, लेकिन दोनों क्लोजेस के बीच में और ऑपरेटर होगा। मीन्स बहुत बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि CNF क्या होता है, जैसे कि CNF को हम ऐसा कह सकते हैं कि डिसजंक्टिव ऑपरेशंस करेंगे बाय यूजिंग कंजक्टिव ऑपरेटर, ठीक है, डिसजंक्टिव ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय यूजिंग कंजक्टिव ऑपरेटर, तो उसको हम कहते हैं CNF। तो वही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये चार ऑप्शंस में से कौन सा CNF फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर A की अगर हम बात करें तो पहले तो CNF के लिए बेसिक रूल जो है कि दो क्लोज, जैसे कि ये 1 क्लोज ये सेकेंड क्लोज है यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें और ऑपरेटर आ गया, तो ये तो हो गया आपका DNF फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे भी और ऑपरेटर आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये CNF होना चाहिए, तो एंड है। अब अंदर देखेंगे कि और ऑपरेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे तो एंड ऑपरेशन आ गया, तो ये भी आपका CNF नहीं है, तो D विल बी योर आंसर। जहाँ पर दो क्लोजेस के बीच में, फर्स्ट क्लोज सेकेंड क्लोज, दोनों क्लोज के बीच में एंड ऑपरेशन है, और इंडिविजुअल क्लोजेस की बात करें तो इंडिविजुअल क्लोजेस के अंदर और ऑपरेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D इज इन फॉर्म ऑफ दी CNF। तो आपको इस तरह से CNF और उसी तरह से DNF आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला केस देखो, फर्स्ट वाला अगर आंसर आप देखते हो तो फर्स्ट वाला केस जो है वो आपका DNF है। फर्स्ट वाला जो केस है वो आपका DNF हो जाता है, दोनों क्लोज के बीच में और ऑपरेशन है और इंडिविजुअल में
एंड ऑपरेशन है। तो इस तरह से आप CNF और DNF को कैटेगराइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सेंटेंस इज ट्रू फॉर ऑल इंटरप्रिटेशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशनल सिमेंटिक इज यूज्ड। तो यहाँ पे सिमेंटिक की बात हो रही है और एक फिक्स चीज दे रखी है यहाँ पे आपको कि सेंटेंस जो होंगे वो हर इंटरप्रिटेशन के लिए ट्रू होने वाले हैं। तो हमें सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है कि किस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि सारे इंटरप्रिटेशन ट्रू होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल, वैलिड, इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। जैसे कि सेटिस्फाइबल, तो सेटिस्फाइबल का मीनिंग होता है कि हम किसी सेंटेंस को कब कह सकते हैं कि सेटिस्फाइबल है। तो जैसे अगर कुछ इंटरप्रिटेशन मीन्स, मैं अगर यहाँ पे सम इंटरप्रिटेशंस आर कंसीडर एज टू बी ट्रू, कुछ सभी ने कुछ इंटरप्रिटेशंस को अगर मैं ट्रू कंसीडर करूं तो मैं उसे कहूंगा कि वो सेटिस्फाइबल है। अनसेटिस्फाइबल मीन्स ऑल इंटरप्रिटेशंस आर फॉल्स, अगर सभी के सभी इंटरप्रिटेशंस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे अनसेटिस्फाइबल। एंड वैलिड का मतलब होता है कि अगर ऑल इंटरप्रिटेशंस ट्रू हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे वैलिड। एंड इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर मैं दो सेंटेंसेस को अगर कंपेयर करूं तो दोनों सेंटेंसेस के, जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 ले लें तो दोनों सेंटेंस इक्विवेलेंट है। हम कब कह सकते हैं, जब इसके सारे इंटरप्रिटेशन ट्रू हो, सिमिलरली इसके भी सारे इंटरप्रिटेशन ट्रू होंगे तो हम उसे कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस है। तो यहाँ पर याद रखना, खास करके ज़्यादा करके आपको सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल और वैलिड, ये 3 बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सेटिस्फाइबल मीन्स क्या होगा कि सम इंटरप्रिटेशंस आर ट्रू, अनसेटिस्फाइबल मीन्स ऑल इंटरप्रिटेशंस आर फॉल्स, एंड वैलिड का मतलब होता है ऑल इंटरप्रिटेशंस आर ट्रू। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटेंस इज ट्रू फॉर ऑल इंटरप्रिटेशंस, द आंसर विल बी योर वैलिड। तो वैलिड विल बी योर कंसिडर्ड एज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following proposition cannot be used for given sentence। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, ये मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम लगातार 3 से 4 क्वेश्चंस हम ऐसे होंगे जो प्रोपोजिशन लॉजिक्स को सॉल्व करने वाले करेंगे, जो कि कंपलसरी एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस आपको दे रखा है, इंग्लिश सेंटेंस है, इफ द रोड इज क्लोज्ड देन द ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड। तो जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी इफ एंड देन वाली कंडीशन आती है तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन यूज होता है टेंस टू। और यहाँ पे ये सेंटेंस मान लीजिए आपका P है और ये सेकेंड सेंटेंस अगर आपका Q है तो ये हो जाएगा P टेंस टू Q। तो इसमें से कैन नॉट बी यूज बोला है, तो P टेंस टू Q हम यूज कर सकते हैं। क्या हम नेगेशन ऑफ P और Q यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। P टेंस टू Q को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेशन ऑफ P और Q से। उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखिए, क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेशन ऑफ P और P एंड Q। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेशन P और ब्रैकेट में P एंड Q। ठीक है, तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपका अलग आ जाता है। तो दिस विल बी योर आंसर वेयर P टेंस टू Q इज नॉट रिप्रेजेंटेड। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि P टेंस टू Q को ये याद रख सकते हो और ये याद रख सकते हो, क्योंकि आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाइए। तो ट्रूथ टेबल के अंदर 2 वैल्यूज आप कंसीडर कर सकते हो, दैट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू। तो मैंने इस तरह से टोटल 4 कंडीशंस आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है P टेंस टू Q। अगर मुझे P टेंस टू Q फाइंड करना है तो इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखना है इसके फिक्स ट्रूथ टेबल क्या होता है, अगर P and Q both are true then it is considered as to be true. If P is true but Q is false तो हम इसे कहेंगे कि रिजल्ट इज फॉल्स। बट अगर दोनों के दोनों फॉल्स हैं तो
तो ये कह रहा है कि मतलब P फॉल्स होगा तो Q भी फॉल्स होगा, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंडली, अगर P फॉल्स है देन Q कैन बी ट्रू, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो फॉल्स की यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, दैट इज इफ P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स। तो हम यहाँ याद रखेंगे कि इस तरह के इम्प्लीकेशंस के अंदर जब P ट्रू होता है Q फॉल्स होता है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम नेक्स्ट देख सकते हैं। तो आंसर हमें मिल गया P टेंड्स टू Q का। अब हमें नेगेशन P निकालना है, तो नेगेशन P का आंसर क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे। तो P का नेगेशन, नेगेशन का मीन्स होता है उसका जस्ट अपोजिट या नॉट कंसीडर करना है। तो ट्रू का हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे ये ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, और ये ट्रू है तो ये हो जाएगा ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P और Q निकालना है, नेगेशन ऑफ P और Q। तो और ऑपरेशन की बात करें तो और का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक भी P एंड Q में से कोई भी ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। तो नेगेशन P और Q को कंपेयर करो, देखिए तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, देखिए कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे इस वाले रिजल्ट को इस वाले रिजल्ट्स के साथ तो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। उसी तरह से आप थर्ड वाला भी सॉल्व करोगे तो तीनों का रिजल्ट सेम मिलेगा, तो तीनों का मीनिंग यहाँ पे सेम हो जाता है। तो आंसर नंबर सी विल बी रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव यहाँ पे एक वर्ड आ गया, देखिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। कम्यूटेटिव का मीनिंग यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पहले तो कम्यूटेटिव क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी दो हमने सिंबल्स यूज किए, अगर इनके बीच में मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूं, उसके बाद क्या करना है, इनको स्वाइप कर दो, इनकी पोजीशन चेंज कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया बी एंड ए, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो अगर इक्वल आता है, ए एंड बी करने पे और एंड बी एंड ए करने पे दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आता है तो हम उनको कह सकते हैं कि बोथ आर कम्यूटेटिव। ठीक है, मीन्स उनकी पोजीशन चेंज करने पे भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन देखिए, तो P और Q को अगर मैं Q और P लिखूं तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। अगर मैं P एंड Q एंड P करूं तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। P डबल इंप्लाइज Q, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Q विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू P, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। लेकिन जो फोर्थ कंडीशन है आपकी P टेंड्स टू Q, इसे हम Q टेंड्स टू P नहीं लिख सकते। रीजन देखिए यहाँ पे इसका, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि इफ P देन Q, और इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ Q देन P। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशन कि जब हम ये कंडीशन यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ P देन ओनली बी Q, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि Q होने पर P होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इंप्लीकेशन जो है P टेंड्स टू Q जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। अच्छा, वैलिड हमने देखा था, वैलिड का मतलब क्या होता है कि जिसके सारे आंसर्स ट्रू होने चाहिए, ऑल इंटरप्रिटेशंस आर टू बी ट्रू, तो उसे हम कहते हैं वैलिड, और इसीलिए वैलिड को टोटोलॉजी भी कहा जाता है। तो इन चारों सेंटेंस में से वैलिड सेंटेंस कौन सा है या टोटोलॉजी सेंटेंस कौन सा है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ए सेंटेंस जो दिया है, अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली आपको चारों के लिए क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो चारों के लिए आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, जैसे कि यहाँ पर P एंड Q ले लिया, तो P एंड Q की कंडीशंस ले लो, ट्रू 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 फॉल्स
फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। चारों की कंडीशन ले ली। अब आपको पहले क्या फाइंड करने को बोला है, P और Q निकाल लो। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स आल्सो ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 होता है। उसके बाद देखिए P एंड Q दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस, तो P एंड Q निकाल लीजिए। तो P एंड Q में क्या होता है, कंपलसरी दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे के सारे आपके फॉल्स हो जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन फाइंड करना है। तो इम्प्लीकेशन के लिए भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं इसे इम्प्लीकेशन कहता हूँ तो ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जब भी आती है इम्प्लीकेशन में तो वो फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सभी के सभी रिजल्ट्स ट्रू नहीं है, लेकिन कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो ट्रू हैं, जैसे कि ये और ये वाला ऑप्शन देखिए। तो ये दोनों कैसे हैं, ट्रू हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाइबल है। ये जो है वो ऑप्शन सेटिस्फाइबल है। सेटिस्फाइबल का मीनिंग क्या हो गया, सम इंटरप्रिटेशंस आर ट्रू, तो ये सेटिस्फाइबल है। उसी तरह से बी और डी आप चेक करोगे तो ये भी सेटिस्फाइबल निकलेंगे, और सिर्फ सी विल बी द आंसर वेयर ऑल आंसर्स, यहाँ पे ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू ट्रू ट्रू, तो सभी के सभी आंसर्स आपको सी ऑप्शन के लिए ट्रू मिलेंगे। तो सी विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे तीन चीजें यूज की हुई है, देखिए गिवन, एंड कंक्लूड, ऐसे तीन वर्ड्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यहाँ पर याद रखना ये इन्फ्रेंस रूल्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर इन्फ्रेंस रूल्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले गिवन देखिए क्या है, द मशीन इज डिफेक्टिव। मान लीजिए मैं इसे कुछ P कह देता हूँ, टेंड्स टू द प्रोडक्शन इज लेस, तो मैंने प्रोडक्शन इज लेस को Q कह दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है P टेंड्स टू Q को। ठीक है, अब इसके साथ तो P टेंड्स टू Q हमें मिला, इसके साथ हमें एंड ऑपरेशन करना है, द प्रोडक्शन इज नॉट लेस, द प्रोडक्शन इज लेस, और यहाँ पूछा है प्रोडक्शन इज नॉट लेस, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेगेशन ऑफ Q के साथ एंड ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंक्लूड क्या होगा, द मशीन इज नॉट डिफेक्टिव, मींस नेगेशन ऑफ P मिलेगा। तो देखिए, तो ये इन्फ्रेंस रूल हमने यहाँ पे लिखा, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं राइटिंग द इन्फ्रेंस रूल नोटेशन। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा P टेंड्स टू Q, जिसमें मैं अगर क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि Q का अगर मैं नेगेशन लेता हूँ तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P आएगा। ठीक है, तो ये आपका गिवन था, ये आपका एंड ऑपरेशन किया, तो आपको अगर मैं नेगेशन ऑफ Q के साथ एंड ऑपरेशन करूं तो आंसर मेरा क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P। तो ये किस टाइप का इन्फ्रेंस रूल है, तो इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस टॉलेंस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस टॉलेंस। वहीं पे अगर हम मॉड्यूलस पोनेंस की बात करें, पोनेंस के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दे दिया सिमिलरली, तो P टेंड्स टू Q, उसका एंड ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ P के साथ, ठीक है, तो हमें कंक्लूजन में मिलेगा Q। तो इस तरह का अगर आपको नोटेशन दिया है कि P टेंड्स टू Q है एंड ऑपरेशन करेंगे P के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, Q मिलेगा, तो हम उसे कहते हैं मॉड्यूलस पोनेंस। सिमिलरली ट्रांसपोजिशन रूल दे रखा है, देखिए, तो ट्रांसपोजिशन रूल के अंदर आप देखोगे कि जैसे आपको ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि जैसे P टेंड्स टू Q दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये आपको इन्फर करेगा नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू नेगेशन ऑफ P, ये पूरी की पूरी टर्म इन्फर करेगी। यहाँ पे देखिए ये जो कंक्लूजन होता है इसे हम कहते हैं इन्फर करना। ठीक है, ये जो कंक्लूजन आपको यहाँ मिलता है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्फर करना। तो यहाँ पर अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि टॉलेंस और प्रोपोजिशन में, ट्रांसपोजिशन में तो सिमिलरिटी मिल रही है, देखिए, तो लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें इन्फर में आपको, कंक्लूजन में आपको क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ P, लेकिन जब ट्रांसपोजिशन की आप बात करते हो तो आपको रिजल्ट में P टेंड्स टू Q पे टोटल आंसर मिलता है नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू नेगेशन ऑफ P। नेक्स्ट है चेन रूल।
चेन रूल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? चेन रूल के अंदर आप देखोगे कि अगर P टेंड्स टू Q है, Q टेंड्स टू R है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर मैं एंड ऑपरेशन करूंगा तो मुझे कंक्लूजन मिलेगा P टेंड्स टू R। तो P एंड R के बीच में भी डायरेक्टली इम्प्लीकेशन का रिलेशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। तो इस तरह से चारों ऑप्शंस मैंने यहाँ पे इन्फ्रेंस रूल्स आपको कवर करवा दिए। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली वहाँ पे लिख पाओगे। तो मॉड्यूलस टॉलेंस यहाँ पे आपका रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नोटेशन यूज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड चेनिंग आल्सो नोन एज। तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग का कंसेप्ट आ गया। तो याद रखना है, जैसे कि फॉरवर्ड चेनिंग की बात करें तो फॉरवर्ड चेनिंग में होता क्या है, पहले तो ये समझिए। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो दो तरह की, रीजनिंग कहो या फिर चेनिंग कहो, दोनों का मीनिंग एक ही है, चेनिंग एंड रीजनिंग। तो दो तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड रीजनिंग और एक होती है बैकवर्ड रीजनिंग। तो फॉरवर्ड रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर आपको पहले से फैक्ट्स पता होंगे, फैक्ट्स आपको पहले से, फैक्ट्स यानी डेटा आपको पहले से पता है, और डेटा से आप क्या करोगे? गोल स्टेट को आइडेंटिफाई करोगे, डेटा से आप गोल स्टेट तक पहुंचोगे। वहीं पे बैकवर्ड रीजनिंग में क्या होगा कि आप ऑलरेडी गोल स्टेट आपको पता होगा और गोल स्टेट से आप फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे, फैक्ट्स को डिराइव करोगे, ठीक है। तो इस तरह से दो डिफरेंट अप्रोचेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा के थ्रू आप आगे बढ़ने वाले हो, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग को डेटा ड्राइवन अप्रोच। और वहीं पे अगर बैकवर्ड रीजनिंग की बात करें तो बैकवर्ड रीजनिंग को हम कहते हैं गोल ड्राइवन अप्रोच, क्योंकि गोल से हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एफओपीएल। अभी तक के क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोपोजिशन लॉजिक, अब हमारा यहाँ पे प्रिडिकेट लॉजिक आएगा। जैसे कि एफओपीएल जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, WFF। याद होगा WFF मैंने बताया था क्या होता है? वेल फॉर्म्ड फॉर्मेट। तो वेल फॉर्म्ड फॉर्मेट इज अ सेंटेंस विच कंटेन्स डैश। तो जब हम FOPL की बात करते हैं तो FOPL के अंदर WFF दो तरह के वेरिएबल कंसिस्ट करता है, एक होता है फ्री वेरिएबल और एक होता है बाउंड वेरिएबल, ठीक है। तो दो तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो FOPL कंसिस्ट करेगा। फ्री वेरिएबल्स हमें किस तरह के वेरिएबल्स को हम फ्री वेरिएबल कहेंगे? जैसे कि P, Q, R, इस तरह के जो सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम फ्री वेरिएबल्स कहते हैं। लेकिन बाउंड वेरिएबल के अंदर क्या होगा कि यही वेरिएबल ऐसे होंगे, जैसे मैंने x ले लिया, उसके साथ मैं यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करूँ या फिर देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर यूज करूँ। तो इस तरह से जब मैं क्वांटिफायर यूज करता हूँ वेरिएबल्स के साथ तो हम उसे कहते हैं बाउंड वेरिएबल। जैसे कि इसका मतलब होता है फॉर ऑल और इसका मतलब हो जाता है देयर एग्जिस्ट और सम ऑफ देम, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे किसी भी तरह का क्वांटिफायर यूज नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे फ्री वेरिएबल, और अगर क्वांटिफायर यूज होता है जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तो हम उसे कहेंगे बाउंड वेरिएबल। तो यहाँ पर जो FOPL के अंदर जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे बाउंड वेरिएबल होते हैं। और वहीं पे अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में सारे के सारे फ्री वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सभी के सभी फ्री वेरिएबल्स से वर्क किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिफायर यूज्ड इन FOPL। तो मैंने जैसे कि जस्ट लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि FOPL के अंदर हम दो तरह के क्वांटिफायर यूज करते हैं, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो दोनों के दोनों क्वांटिफायर्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका मतलब होता है फॉर ऑल और इसका मतलब होता है फॉर सम, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट FOPL फॉर अ गिवन इंग्लिश सेंटेंस। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको सेंटेंस दे दिया है
डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है FOPL के अंदर। तो आपको बताना है, मतलब आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए करेक्ट FOPL क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ 5 से 6 जितने मोस्ट IMP FOPL और इंग्लिश सेंटेंस कन्वर्जन हम देखने वाले हैं, जो कि सबसे यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे, अब आगे के आने वाले सारे क्वेश्चन मोस्ट IMP है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन। देखिए, एवरीवन इज लॉयल टू समवन। तो यहाँ पे पहले तो 2 वर्ड्स का यूज किया हुआ है। देखिए, एक एवरीवन वर्ड यूज हुआ है, तो एवरीवन वर्ड तो हम जानते ही हैं कि एवरीवन वर्ड आ गया मीन्स फॉर ऑल, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल। समवन की बात हो रही है तो उसे हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन एंड समवन, तो मान लेते हैं एवरीवन कोई x है और मान लेते हैं समवन कोई y है। ठीक है, अब क्या पूछा है, इज लॉयल टू समवन, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉयल टू। क्या पूछा हुआ है, देखिए लॉयल टू समवन, तो कौन लॉयल है, एवरीवन, तो एवरीवन मीन्स कौन हो गया, x, तो x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज लॉयल टू कौन, समवन है y, तो y आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एवरी x एंड सम y, x is loyal to y, means everyone is loyal to someone। इस तरह से आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अगर दूसरे ऑप्शन देखोगे तो उसमें भी देखिए वैसे ही दिया है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग बदल जाता है। देखिए y क्या आएगा मीनिंग, y is loyal to everyone, तो क्वेश्चन का मीनिंग देखिए, यहाँ सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी अगर आप मीनिंग देखोगे तो यहाँ पर आपका मीनिंग कन्वर्जन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन क्या दिया है, समवन एंड फॉर एवरी, तो यहाँ पर भी क्या है, समवन एंड फॉर एवरी, यही रीजन आ जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, x एंड y, तो अगर हम इसे देखें तो ये ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे लॉयल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा कि y एवरीवन इज लॉयल टू x, तो आपका ये भी एक आंसर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है और ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी हमेशा देना फॉर एवरी एंड उसके बाद ही देयर एग्जिस्ट, तो सबसे पहले जो फॉर एवरी वाला है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी आप देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिमिलर क्वेश्चन है FOPL फॉर गिवन इंग्लिश सेंटेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नोबडी लव्स जॉन, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है। देखिए नोबडी लव्स जॉन, तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले क्या करो, इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना लीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस क्या आएगा, नोबडी लव्स जॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप कह सकते हो नोबडी लव्स जॉन के बेस पे आप बेसिक सेंटेंस ये बना सकते हो कि नोबडी लव्स जॉन, एवरीबडी लव्स जॉन, एवरीबडी लव्स जॉन, एवरीबडी लव्स जॉन, तो एवरीबडी लव्स जॉन ये पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। एवरीबडी का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल, और किसी भी पर्सन के लिए हम यूज कर लेंगे यहाँ पे x, एवरीबडी लव्स जॉन, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा लव्स, तो एवरीबडी लव्स जॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा x लव्स जॉन, तो यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया इसका, x लव्स जॉन, तो x लव्स जॉन मीन्स x इज एवरीबडी, तो एवरीबडी लव्स जॉन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस। अब हमें कन्वर्ट किसके लिए करना है, नोबडी लव्स जॉन, तो हमें तो आंसर चाहिए नोबडी लव्स, तो एवरीबडी का नेगेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेशन पुट कर देंगे, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका इस वाले सेंटेंस के लिए, एवरीबडी लव्स जॉन। ठीक है, और हम नोबडी कर दे तो यहाँ पे सिंपली क्या पुट कर दो, नेगेटिव कर दो, उसका नेगेशन पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे
बी ऑप्शन। जैसे कि अदर ऑप्शंस की भी बात करें तो अदर ऑप्शंस देखिए, ये वाला तो सिंपल वही बता रहा है कि एवरीवन लव्स जॉन, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे समवन लव्स जॉन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इसका मीनिंग समवन डज नॉट लव जॉन या नोबडी लव्स की जगह यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समवन डज नॉट लव्स जॉन, समवन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट FOPL। तो FOPL फाइंड करना है तो आपको यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, हरी लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, हरी लाइक्स ऑल काइंड ऑफ एंड फूड। तो यहाँ पे अलग अलग चीजों की बातें हो रही हैं जिसमें फूड की बात हो रही है। और फूड कैसा है, ऑल काइंड ऑफ। तो ऑल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, फॉर एवरी ऑफ एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग। एक्स क्या है लेकिन यहाँ पे, ऑल काइंड ऑफ फूड, तो एक्स विल बी फूड, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है वो किसकी बात हो रही है, फूड की बात हो रही है, तो एक्स विल बी फूड। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हरी लाइक्स टेंड्स टू लाइक्स हरी कॉमा एक्स। अब देखिए मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखेंगे तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरी और ऑल फूड्स टेंड्स टू हरी लाइक्स दैट फूड। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फूड कंसीडर करता हूँ, ऑल काइंड ऑफ फूड विच इज लाइक्ड बाय हरी, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाता है कि हरी लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ए। अगर दूसरे ऑप्शंस देखें तो उसका मीनिंग देखिए, फॉर एवरी काइंड ऑफ फूड फूड लाइक्स हरी। तो ये तो मीनिंग ही गड़बड़ हो गया, फूड लाइक्स हरी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया, फॉर सम फूड, तो सम फूड तो यहाँ पे आएगा नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा सम फूड, क्योंकि यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन है, फिर से हमें करेक्ट FOPL फाइंड करना है। विनोद ईट्स एवरीथिंग सचिन ईट्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में मीनिंग बहुत जरूरी है समझना। विनोद ईट्स एवरीथिंग दैट सचिन ईट्स, मीन्स सचिन जो चीजें ईट करता है वही सारी चीजें विनोद भी ईट करता है, ठीक है। तो क्या मीनिंग बनेगा यहाँ पे, तो फॉर एवरी एक्स दैट इज ईट्स बाय सचिन, means Sachin eats everything tends to similarly eats by Vinod that is X. Vinod eats same thing. तो ये आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, मीन्स फॉर एवरी एक्स, एक्स कैन बी एनीथिंग, कोई भी फूड हो सकता है, ठीक है। ईट्स सचिन एक्स, तो सचिन फूड ईट करता है सभी तरह के, टेंड्स टू विनोद ईट्स दैट फूड, जो फूड सचिन ईट करता है वही फूड विनोद भी ईट करता है। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप ए ऑप्शन देखोगे तो क्या मीनिंग निकलता है, देखिए, फॉर एवरी एक्स विनोद ईट्स एवरीथिंग टेंड्स टू सचिन ईट्स एक्स और एनीथिंग। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया कि जो चीजें विनोद खाता है या ईट करता है वही चीजें सचिन ईट करता है, ठीक है। मीन्स विनोद के ऊपर सचिन डिपेंडेंट है, जो कि मीनिंग रॉन्ग हो रहा है। विनोद जो है वो सचिन पे डिपेंडेंट है, मीन्स जो चीजें सचिन खाता है ईट करता है वो विनोद ईट करता है। ये आपका करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विनोद जो चीजें ईट करता है वो सचिन ईट करता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। और फॉर सम फूड इज ऑलरेडी गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको करेक्ट FOPL फाइंड करना है। तो देखिए, नो वन लाइक्स एवरीवन, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, नो वन लाइक्स एवरीवन। तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, और इसमें देखिए आपको
3 तरह के आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में और फिर आपको उसमें से करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी नेगेटिव क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो। तो नो वन लाइक्स एवरीवन, तो इसे हम 2 तरह से सोच सकते हैं। पहला सेंटेंस हम ऐसे सोच सकते हैं कि ऑल लाइक्स और ऑल लाइक्स समवन। इसका मीनिंग और एक पॉजिटिव वे में क्या लिख सकते हैं कि ऑल लाइक्स समवन, नो वन लाइक्स एवरीवन। इसका मीनिंग क्या है कि हर कोई या कुछ लोग हैं वो सबको लाइक नहीं करते, ठीक है, या कि सब लोगों को सब लोग लाइक नहीं करते। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल लाइक्स समवन, कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सभी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑल लाइक्स समवन ये इसका पॉजिटिव वे हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में अगर इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, फॉर ऑल पर्सन्स देयर इज x, फॉर समवन देयर एग्जिस्ट y, ठीक है। और वर्ड आपको दे रखा है लाइक्स, ऑल लाइक समवन मींस x, y, ऑल x लाइक्स y। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑल की जगह पे क्या चाहिए, नो वन लाइक्स एवरीवन। हमें चाहिए नो वन लाइक्स एवरीवन। तो हम क्या करेंगे, नो वन लाइक्स तो सिंपली प्रोवाइड दी नेगेशन। तो यहाँ पे सिंपली नेगेशन पुट कर दो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे सिंपली नेगेशन अगर हम पुट करेंगे तो आप बता सकते हो कि नोबडी लाइक्स एवरीवन, ठीक है, या नो वन लाइक्स एवरीवन। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। और एक आंसर फाइंड करना है तो इसी को आप दूसरे वे से भी सोच सकते हो, जैसे कि डायरेक्टली ऑप्शन को भी देखिए। तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो उनका भी मीनिंग आप समझ सकते हो। जैसे कि थर्ड वाला देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑप्शन, समवन, और यहाँ पे क्या है एवरीवन। लाइक्स मींस समवन लाइक्स एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या होगा अगर मैं ये नेगेशन को कंसीडर ना करूं, समवन लाइक्स एवरीवन, तो हमें यहाँ पे समवन की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है यहाँ पे नो वन की, ठीक है। तो समवन का नेगेशन क्या होता है, नो वन। तो यहाँ पे हम नेगेशन पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं नेगेशन पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा नो वन लाइक्स एवरीवन, नो वन लाइक्स एवरीवन। तो थर्ड विल बी करेक्ट। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट हो गए। अब फर्स्ट वाला देखिए क्या है, फॉर ऑल एक्स और एंड सम वाई। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं, एवरीवन लाइक्स समवन, एवरीवन लाइक्स समवन, तो यहाँ पे आएगा नेगेशन कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एवरीवन लाइक्स समवन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा नो वन लाइक्स समवन। तो नो वन लाइक्स समवन नहीं है, मीनिंग क्या होना चाहिए, नो वन लाइक्स एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मीनिंग रॉन्ग क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहा है, नो वन लाइक्स समवन, ठीक है। तो ये फर्स्ट विल बी रॉन्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश इज द प्रोसेस रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं इस तरह से देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्कॉलेम फंक्शन एंड डिलीशन ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिफायर्स। तो हम क्या करेंगे कि जहां पर भी देयर एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया होगा फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर, हम उसे रिप्लेस कर देंगे स्कॉलेम फंक्शन से, ठीक है। उसे हम रिप्लेस कर देंगे स्कॉलेम फंक्शन से। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे p ऑफ 1 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, f ऑफ p ले लो। इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स, आर्बिट्री वेरिएबल्स जो कि गिवन कंडीशन के लिए ट्रू होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्कॉलेम फंक्शन। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिफायर को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं
और वहाँ पे सिंपली हम लोग स्कॉलेम फंक्शन का यूज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कॉलेमाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि हम स्कॉलेम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? स्कॉलेमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैजुअल फॉर्म फॉर गिवन सेंटेंस? तो कैजुअल फॉर्म पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कैजुअल फॉर्म क्या है, क्लोजर फॉर्म यहाँ पे आपको निकालना है। तो क्लोजर फॉर्म जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें क्लोजर फॉर्म में कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग अभी इस पूरे क्वेश्चन को डिराइव करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है, एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड इजंट किल्ड बाय फूड। ठीक है, तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे वन बाय वन हम ब्रेक करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझिएगा कि क्लोजर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सेंटेंस का एफओपीएल में होना जरूरी है। ठीक है, मतलब जितने भी एफओपीएल हैं हम उन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोजर फॉर्म के अंदर। तो एफओपीएल में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इस सेंटेंस का पहले हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। तो एनीथिंग एनीवन ईट्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एनीथिंग के लिए हम लोग मान लेते हैं फॉर एवरी एक्स और फॉर एनीथिंग देयर एग्जिस्ट समवन। ठीक है, एंड द कंडीशन इज गिवन दैट ईट्स। तो क्या है एनीवन ईट्स मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनीथिंग एनीवन ईट्स। ठीक है, तो x कॉमा y एनीथिंग दैट इज एनीथिंग एनीवन ईट्स। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक और आपकी कंडीशन दे रखी है इजंट किल्ड। ठीक है, इजंट किल्ड, तो यहाँ पे एक यूनिट क्या दिया है, एक सिंपल सा सिंबल हम यूज करेंगे किल्ड। किल्ड के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन है दोनों के बीच में, तो एंड ऑपरेशन आ जाएगा एंड किल्ड एंड किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे किल्ड बाय की बात करेंगे तो किल्ड बाय एक एंटिटी यूज करेंगे दैट विल बी x कॉमा y, बट यहाँ पे क्या कहा है इजंट, तो यहाँ हम यूज करेंगे नेगेशन। ठीक है, नेगेशन ऑफ किल्ड बाय मीन्स एनीथिंग eaten by anyone it not going to be killed, that is known as a food, means that is tends to food of x। ठीक है, क्योंकि x को हमने anything कहा था, थिंग है, थिंग मतलब भी फूड हो सकता है। anyone कोई पर्सन के बारे में, y जो होगा वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे x जो है वो किसी फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए फूड के अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एफओपीएल। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है क्लोजर फॉर्म में। तो क्लोजर फॉर्म में क्या रूल्स होते हैं कि सबसे पहला रूल है कि क्लोजर फॉर्म के अंदर जो भी आपको टेंस टू इम्प्लीकेशंस दिखते हैं उसे आप पहले रिमूव करिए। तो हम जानते हैं रूल P टेंस टू Q को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इसी चीज को हम लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q। तो हम यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसे हम लिखते हैं, देखिए फिर से, तो क्या होगा फॉर एवरी x कॉमा देयर एनीवन दैट ईट्स, एज इट इज आ जाएगा ये पूरा। ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ किल्ड बाय x कॉमा y एंड दैट टेंस टू, जो है वो हमें रिमूव करना है। तो टेंस टू को रिमूव करने की पहली कंडीशन, देखिए मैं इसको फिर से वहां पे पुट करते हैं, देखिए फिर से इसको इस साइड लिखता हूँ। देखिए इस कंडीशन में लिखना है, तो फॉर एवरी x y ईट्स x कॉमा y, तो यहाँ पे जो ईट्स है यहाँ से आपका एक मेन सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नेगेशन। तो ये आपका P हो गया। ठीक है, ये पूरा जो सेंटेंस है ये आपका P हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस आपका Q हो गया। तो नेगेशन ऑफ ईट एंड
negation of killed by as it is, that is x कॉमा y, और टेंस टू की जगह आ जाएगा आपका और फूड x, और फूड x। अब देखिए तो ये चीज हो गई। अगर मैं यहाँ पे नेगेशन को पूरा ओपन करता हूँ तो ये तो एज इट इज नेगेशन रहेगा, और ये वाला जो एंड ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये एंड हो जाएगा कन्वर्ट और में, एंड का नेगेशन और होता है, और ये नेगेशन नेगेशन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, जो जो टर्म्स यहाँ पे बची हैं, सेकेंड रूल देखिए, सेकेंड रूल है जितने भी क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है, जितने भी क्वांटिफायर्स हैं उन क्वांटिफायर्स को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्वांटिफायर रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ ईट्स, नेगेशन ऑफ ईट्स x कॉमा y, एंड का हो गया था और, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो गए थे तो बचा था किल्ड बाय x कॉमा y, और यहाँ पे बचा था और फूड ऑफ x। तो देख लो ये आपका पूरा आंसर आ जाता है। तो ये आंसर देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है, तो नेगेशन ऑफ इट्स x क्या पूछा है, एनीथिंग एनीवन, ओके उल्टा लिख दिया था मैंने, x इज योर एनीथिंग एंड एनीवन, तो एनीवन मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीनिंग हो जाता है x कॉमा y मीन्स मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे कि एनीथिंग ईट एनीवन, तो एनीथिंग ईट एनीवन नहीं होगा, एनीवन मीन्स y कॉमा x होना चाहिए था, एनीवन ईट्स एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने xy लिखा है वहाँ पे y कॉमा x हो जाएगा, और फूड तो एज इट इज x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ इट्स y कॉमा x, तो यहाँ पे भी और ऑपरेशन, नेगेशन हट के नॉर्मल किल्ड ऑप्शन आएगा एंड और फूड ऑप्शन आएगा, तो ए विल बी करेक्ट। तो क्लोजर फॉर्म में आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब भी हम क्लोजर फॉर्म की बात करते हैं तो क्लोजर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली कंडीशन आपको क्या करनी है, पहले आप क्या करो, FOPL के अंदर कन्वर्ट कर दो, FOPL में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद P टेंड्स टू Q वाला जो भी सेंटेंस आपको दिखे उसे आप कन्वर्ट कर दो वहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q के अंदर। एंड थर्ड स्टेप क्या है, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, ये वाले जहाँ पे भी क्वांटिफायर्स हैं उनको हटा दो, और बचा हुआ जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी योर क्लोजर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉर्न क्लोज, ठीक है। तो हॉर्न क्लोज क्या होता है वो समझिए। हॉर्न क्लोज का मतलब याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में भी हॉर्न क्लोज बहुत यूज होने वाला है। तो हॉर्न क्लोज क्या होता है, तो हॉर्न क्लोज मीन्स एटलीस्ट एक पॉजिटिव लिटरल होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। जब हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, किसी भी लॉजिक को बिल्ड करते हैं, तो उस लॉजिक के अंदर एटलीस्ट एक पॉजिटिव लिटरल होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव लिटरल होगा तो हम उसे कहेंगे हॉर्न क्लोज, एट लीस्ट या एट मोस्ट एक पॉजिटिव वहाँ पे लिटरल होना चाहिए। वहाँ पे पूछा है आपको नॉट मीन्स एक भी पॉजिटिव लिटरल अगर नहीं होगा तो वहाँ पे हम हॉर्न क्लोज कहेंगे। तो पहला देखिए दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, देखिए P Q R, तो ये पॉजिटिव हो गए, नेगेशन ऑफ P कर दिया, अगर ऐसा सिंबल आप नेगेशन कर देते हो तो इसको नेगेटिव लिटरल कहते हैं। तो आप वही चीज यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका हॉर्न क्लोज। यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव है लेकिन ये वाला सिंबल जो है वो पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एटलीस्ट है, तो ये भी हॉर्न क्लोज है, ठीक है। डी वाला अगर ऑप्शन देखोगे तो नेगेशन ऑफ P एंड, ये नेगेशन पूरा ओपन करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो नेगेशन एज इट इज रहने दो, पहले आप इसे ओपन करो, तो नेगेशन ऑफ, तो P Q टेंड्स टू R, तो Q टेंड्स टू R का सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q और R, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ Q और R, अब ये वाला नेगेशन अंदर ओपन करो, देखिए तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन नेगेशन कैंसल, दैट विल बी Q, और का हो जाएगा यहाँ पे एंड, और R का हो जाएगा नेगेशन R। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि Q इज दी पॉजिटिव लिटरल, तो यहाँ पर भी एक एटलीस्ट पॉजिटिव लिटरल यहाँ पे है। लेकिन C ऑप्शन देखिए,
सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q टेंड्स टू R। तो ये तो हो गया नेगेशन, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू R का मीनिंग क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और R। तो नेगेशन से नेगेशन हो जाएगा Q और R, तो Q और R हो गया। अब इस पूरे को लिखिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और R। अब इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ R। तो आप देख सकते हो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे सभी के सभी कैसे हैं, नेगेटिव हैं, इसीलिए इसे हम हॉर्न क्लोज नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ हॉर्न क्लोज, ठीक है। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो हॉर्न क्लोज क्या होता है वो आपको आइडिया आ गया होगा बहुत इजीली, क्लियर से, कि सिंपल याद रखना है कि कम से कम एक पॉजिटिव लिटरल उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which can be converted to inferred equivalent CNF, that is conjunctive normal form sentence। तो नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पे CNF क्या है, क्लोजल फॉर्म है। और मैंने क्या कहा था जस्ट लास्ट क्वेश्चन में कि जितने भी FOPL होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एवरी सेंटेंस ऑफ FOPL विल बी कन्वर्टेड इन CN कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और क्लोजल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड सिंगल इन्फ्रेंस रूल। तो सिंगल इन्फ्रेंस रूल जो है वो होता है आपका रिजोल्यूशन, ठीक है। तो अब रिजोल्यूशन क्या होता है ये भी समझिएगा। रिजोल्यूशन मीन्स जैसे हमने यहाँ पे FOPL हमने लिखा, ठीक है, हमने किसी सेंटेंस के लिए FOPL जो है वो बिल्ड कर दिया। अब हमें वहां पे FOPL हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं, ताकि हमें अलग अलग क्वेरीज का आंसर मिल सके। तो अब सपोज करिए हमने यहाँ पे अलग अलग क्वेरी पुटअप की, ठीक है, कोई भी एक क्वेरी जो है वो हमने यहाँ पे पुट की। अब हमें इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो करेक्ट है या नहीं ये हमें प्रूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली प्रूव नहीं करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है कि पहले जो भी हम मान रहे हैं उसको फॉल्स मान के चलिए कि वो रॉन्ग है, फॉल्स है, एंड देन जो भी हम सॉल्व करेंगे उसको फाइनल रिजल्ट में फॉल्स प्रूव करना होता है। अगर फॉल्स लेके चले हैं और फॉल्स प्रूव कर देते हैं तो इट कॉन्ट्राडिक्ट द एक्चुअल सॉल्यूशन। मीन्स अगर ये वाला फॉल्स है तो ऑब्वियसली हमको जो दिया हुआ है वो ट्रू होगा। इस तरह से हम रिजोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द रिजोल्यूशन इज कॉल्ड रिफ्यूटेशन कंप्लीट। तो रिफ्यूटेशन का मतलब भी क्या होता है कि नेगेटिव मान के चलना, मींस पहले से हम उसे कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चलेंगे, टोटली फॉल्स कंडीशन मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फॉल्स सेंटेंस लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट नहीं है मींस क्या, कंप्लीट रिफ्यूटेशन कब होगा। तो कंप्लीट रिफ्यूटेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी हमने सेंटेंस लिया है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस एस लिया है, तो सेंटेंस ऑल कोई भी ऑल कंडीशंस में, सभी कंडीशंस में क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अगर हमने जो भी इंटरप्रिटेशंस लिए तो सभी इंटरप्रिटेशंस के अंदर अगर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलता है तो हम कहेंगे इट इज कंप्लीट रिफ्यूटेटिव, ठीक है। तो उसका जो रिफ्यूटेशन होगा वो कंप्लीट होगा जब हमें सारे के सारे आंसर उस सेंटेंस के लिए क्या मिलेंगे, फॉल्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सारे सेंटेंस जब फॉल्स मिलते हैं हर इंटरप्रिटेशन के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस इज अनसेटिस्फाइबल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाता है वहां पे, अनसेटिस्फाइबल हो जाता है। तो इट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखिए क्या पूछा है, एनी सब्स्टिट्यूशन दैट मेक्स टू और मोर एक्सप्रेशंस इक्वल इज कॉल्ड डेट डेज फॉर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन P है और एक एक्सप्रेशन मान लीजिए Q है, ठीक है, और दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ किसी R एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे P के पास कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया लाइक्स x, y, उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कह दिया लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, दोनों का जब लाइक्स प्रीडिकेट इक्वल होगा तो ही हम आगे कंपेयर कर पाएंगे। तो
दोनों एक्सप्रेशंस को मर्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इक्वालिटीज, और ये बन जाएगा हमारा कोई थर्ड एक्सप्रेशन दैट इज आर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इसे हम कहते हैं यूनिफायर। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। याद रखना है कि जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोलॉग वगैरह जो होते हैं वो इसी यूनिफिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम टू इक्वल एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, टू और मोर एक्सप्रेशंस को मर्ज करते हैं और उसको सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे मोस्ट टाइम पे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को सभी के सभी कंसेप्ट जो थे चैप्टर 4 के वो सभी क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत इजीली ट्राई किया है कि प्रेडिकेट लॉजिक के कंसेप्ट आपको समझा दूं। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मुझे ये वाला टॉपिक में डाउट है, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 के अंदर।